स्टूडेंट्स, अब अपन बात करने वाले हैं ब्रिंजल के बारे में, यानी कि अपनी अगली वेजिटेबल क्रॉप है और वेजिटेबल क्रॉप्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। और पहले वाले क्लास के अंदर अपन ने टोमेटो के बारे में डिस्कस किया था, अब अपन डिस्कस करने वाले हैं वेजिटेबल्स के बारे में, वो ब्रिंजल के बारे में। वेजिटेबल साइंस के अंदर मैं पहले आपको बता रहा हूं, बेसिक वेजिटेबल के बारे में नहीं बता रहा, पहले आपको पर्टिकुलर ही मैं आपको बता रहा हूं वेजिटेबल्स के बारे में। और पहला मैंने आपको बताया टोमेटो के बारे में, अब अपन डिस्कस करने वाले हैं ब्रिंजल के बारे में। ब्रिंजल इंपॉर्टेंट क्रॉप है, आपको मैं बता देता हूं, और ये भी इंपॉर्टेंट क्रॉप इसलिए है क्योंकि इसके बारे में भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेराइटीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ब्रिंजल का क्लासिफिकेशन से लेकर सारी चीजें इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रिंजल के बारे में। सबसे पहले ब्रिंजल के बारे में अपन देखें, बैंगन के बारे में अपन पढ़ेंगे। और बैंगन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है बैंगन जो है सोलेनेसी क्रॉप के अंतर्गत ही आता है। बैंगन के बारे में अपन देखेंगे जिसको अपन ब्रिंजल बोलते हैं। ब्रिंजल के बारे में अपन देखें तो ब्रिंजल जो होता है उसमें सबसे पहले इसके अन्य नाम के बारे में बात करें तो इसका जो अन्य नाम होता है उसे अन्य नाम को अपन एग प्लांट बोला जाता है। इसको अन्य नाम के बारे में अपन देखें तो जो इसका अन्य नाम होता है उसे क्या कहते हैं अपन? एग प्लांट, या अपन बात करें गरीब की सब्जी, एग प्लांट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एग प्लांट। ये इसका उपनाम बहुत ज्यादा फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए कि एग प्लांट किसके नाम से जाना जाता है? बैंगन को। और सफेद बैंगन डायबिटीज रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। बैंगन के बारे में अपन बात करें तो डायबिटीज के जो रोगी होते हैं, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, उनके लिए सफेद व्हाइट ब्रिंजल जो होता है वो अच्छा लाभदायक माना जाता है। बैंगन के अंदर आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बैंगन के अंदर जो होता है, ब्रिंजल के अंदर आयोडीन जो होता है, आयोडीन वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयोडीन जो होता है वो, आयोडीन जो होता है पोषक तत्व, वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयोडीन का अच्छा स्रोत है, आयोडीन का अच्छा स्रोत है, आपको पता होना चाहिए क्या है? अच्छा स्रोत है। उसके बाद में अपन बात करें आयोडीन के बारे में, बात करें इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। ये दो बात अपन ने बात कर ली, अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन के बारे में। और सोलेनम मेंजोलोना, सोलेनम मेलोजेनेना जो है, सोलेनम, उसके बाद में सोलेनम मेलोजेना, सोलेनम मेलोजेना, ये जो है ये क्या है? इसका वानस्पतिक नाम है, और आपको याद रखना वानस्पतिक नाम क्या है? सोलेनम मेलोजेना, आपको याद रखना है। उसके बाद में इसके जो कुल होगा, कुल के बारे में यदि आपको पूछे तो इसका जो कुल होता है वो कुल कौन सा होता है? ब्रिंजल का जो कुल होता है वो कौन सा होता है? सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सोलेनेसी कुल के अंतर्गत, सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आता है। और उत्पत्ति स्थल के बारे में अपन बात करें, किसके बारे में बात करें? उत्पत्ति स्थल के बारे में बात करें। और इसका जो उत्पत्ति स्थल होता है वो उत्पत्ति स्थल कौन सा होता है? भारत इसका उत्पत्ति स्थल होता है। कौन सा होता है? भारत इसका उत्पत्ति स्थल होता है। और गुणसूत्रों की संख्या के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? गुणसूत्रों की संख्या के बारे में बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या अपन देखें इसमें, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसमें गुणसूत्रों की संख्या के बारे में अपन देखें तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 24। कितनी होती है? 2n बराबर 24 इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है। पृथक्करण आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में आपको पूछे, किसके बारे में पूछे? यदि आपको ब्रिंजल की पृथक्करण दूरी के बारे में पूछे, किसके बारे में पूछे? पृथक्करण दूरी के बारे में पूछे, आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में यदि आपको पूछे तो याद रखना आधार बीज की पृथक्करण दूरी है, आधार बीज की। और आधार बीज की पृथक्करण दूरी के बारे में यदि आपको पूछे तो वो कितनी है? 400 मीटर। वो कितनी है? 400 मीटर। और यदि आपको प्रमाणित बीज की पूछे, किसकी पूछे? प्रमाणित बीज की। और प्रमाणित बीज की आइसोलेशन डिस्टेंस पूछे आपको, प्रमाणित बीज की आइसोलेशन डिस्टेंस पूछे तो 200 मीटर। याद रखना कितनी मीटर? 200 मीटर। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रमाणित बीज की आइसोलेशन डिस्टेंस 200 मीटर और आधार बीज की 400 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए। मृदा पीएच के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? मृदा पीएच के बारे में बात करें तो मृदा जो पीएच होता है वो मृदा पीएच के बारे में अपन देखें तो लगभग 5.5 से 6.8,
5.5 से 6.8। और इसमें जो मर्दा होती है वो ब्लूई और दोमट मर्दा और अच्छे जल निकास वाली मर्दा उपयुक्त रहती है। ब्लूई दोमट मर्दा सभी के लिए, वेजिटेबल्स के लिए ब्लूई दोमट मर्दा उपयुक्त रहती है, और ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में इसमें टेम्परेचर के बारे में यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कुछ टेम्परेचर के बारे में कि बैंगन के लिए टेम्परेचर कितनी है, टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, उपयुक्त ग्रोथ के लिए उपयुक्त टेम्परेचर की आवश्यकता पूछा जाए, तो याद रखना उपयुक्त जो तापमान है, उपयुक्त तापमान जो है, उस उपयुक्त तापमान के बारे में अपन बात करें तो इसका जो उपयुक्त टेम्परेचर होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान रखना 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या रहता है, उपयुक्त तापमान रहता है। और फोटोप्रिडिज्म के आधार पर, फोटोप्रिडिज्म के आधार पर द्विश निष्प्रभावी पौधा है। कैसा पौधा है, द्विश निष्प्रभावी पौधा है, द्विश निष्प्रभावी प्रभावी पौधा है, द्विश निष्प्रभावी पौधा है। फोटोप्रिडिज्म के आधार पर द्विश निष्प्रभावी पौधा है। और इसमें नर्सरी क्षेत्रफल के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, नर्सरी क्षेत्रफल के बारे में बात करें, नर्सरी क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसका जो नर्सरी क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल के बारे में अपन देखें तो नर्सरी क्षेत्रफल इसमें जो ध्यान रखना है कि ब्रिंजल की नर्सरी भी तैयार करते हैं, तो याद रखना 150 से 225 वर्ग मीटर, ध्यान रखना 150 से 225 वर्ग मीटर प्रति हेक्टर, ये याद रखना, ये ही एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रिंजल की नर्सरी क्षेत्रफल आपको पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए 150 से 225 वर्ग मीटर। लिंग रूप नरबंधता पाई जाती है। फल का प्रकार यदि आपको पूछे, किसका प्रकार पूछे, फल का प्रकार यदि आपको पूछे तो फल का प्रकार कैसा होता है, सरस प्रकार का होता है। कैसा होता है, सरस प्रकार का होता है। तो सरस प्रकार का इसमें फल का प्रकार पाया जाता है। जलमांग, मध्यम जलमांग यदि अपन बात करें जलमांग के बारे में, किसके बारे में बात करें, जलमांग के बारे में बात करें तो जो जलमांग होती है वो कितनी होती है, 700 से 800 mm, 700 से 800 mm इसमें जलमांग होती है। क्या होती है, जलमांग होती है। और जड़ों की गहराई आपको पता होने 100 से सेंटीमीटर के आसपास रहती है। सौसंदर चूने है। यदि अपन बात करें कि नर्सरी तैयार होने में, यदि कि पौध तैयार होने में कितना समय लगता है, 4 से 5 सप्ताह लगता है। ध्यान रखना 4 से 5 वीक पौध तैयार होने में टाइम लगता है, पौध तैयार होने में, पौध तैयार होने में। उसके बाद में विश्व में सर्वाधिक उत्पादन वाला देश चीन। याद रखना ब्रिंजल का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है, सबसे विश्व में अपन बात करें तो चीन राज्य, जो चीन देश है उसमें होता है। और भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य पश्चिम बंगाल। विश्व में सबसे ज्यादा कौन से देश में ब्रिंजल पैदा होता है, उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और उत्पादन यदि आपको पूछे तो वो चाइना। और भारत में सबसे ज्यादा अपन बात करें ब्रिंजल का प्रोडक्शन कहां पे होता है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। और यदि अपन पूछे कि सर इसमें टेस्ट वेट के बारे में आपको पूछे कि टेस्ट वेट कितना होता है, यानी कि परीक्षण भार, तो 3.3 ग्राम तो किसका होता है, टमाटर का। और इसका परीक्षण भार के बारे में अपन पूछे, अपन बात करें विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन का होता है, पहले नंबर पर चीन आता है ब्रिंजल के उत्पादन में। और भारत में सर्वाधिक उत्पादन, भारत में सर्वाधिक उत्पादन वेस्ट बंगाल में, किसमें होता है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। दूसरी चीज पूछा जाए आपके परीक्षण भार के बारे में, टेस्ट वेट के बारे में पूछा जाए, और टेस्ट वेट के बारे में आपको पता ही है टेस्ट वेट क्या होता है। टेस्ट वेट के बारे में यह होता है कि टेस्ट वेट जो होता है वो 3.7 ग्राम होता है। ध्यान रखना 3.7 ग्राम होता है। कितना होता है, 3.7 ग्राम, यह आपको पता होना चाहिए। विसेला एल्केलॉइड्स पाया जाता है, विसेला एल्केलॉइड्स इसमें कौन सा पाया जाता है, विसेला एल्केलॉइड्स जो होता है वो कौन सा होता है, इसमें ध्यान रखना विसेला एल्कोलॉइड्स जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, विसेला एल्कोलॉइड्स में पाया जाता है 16 सोडीन, 16 सोडीन पाया जाता है, 16 सोडीन,
16 सोडीन पाया जाता है। याद रखना क्या पाया जाता है? 16 सोडीन पाया जाता है। विसेला एल्कलॉइड्स इसमें 16 सोडीन पाया जाता है। आगे अपन बात करें, बैंगन प्रकाश संश्लेषण के आधार पर C3 पौधा है। उपयुक्त मृदा नमी पर अपन बात करें तो इसमें जो नमी होनी चाहिए मृदा के लिए, सोयल के लिए यदि आपको नमी पूछे, सोयल के लिए नमी पूछे, आपको सोयल के लिए नमी पूछे तो नमी के बारे में यदि आपको पूछे तो ध्यान रखना उपयुक्त मृदा नमी दर, उपयुक्त मृदा तनाव 20% के आसपास होता है और मृदा गहराई कितनी 30 सेंटीमीटर। और बीज पत्र के आधार पर याद रखना, बीज पत्र के आधार पर अपन बात करें सोयल की नमी होनी चाहिए 20% के आसपास नमी होनी चाहिए, 20 से 40% के आसपास। और अपन बात करें इसमें एक बीजपत्री होता है। ये कैसा होता है? एक बीजपत्री। कैसा होता है? ये एक बीजपत्री होता है। बैंगन प्राय पर परागण वाली फसल है, ओप्टन क्रॉस पोलिनेटेड फसल है। बैंगन कौन सी है? पर परागित फसल है। बैंगन क्या है? पर परागित फसल है। यह आपको पता होना चाहिए। विश्व में सबसे पहले स्थान पर बैंगन का प्रोडक्शन चाइना में, उसके दूसरे स्थान किसका? इंडिया का। उसके बाद में बैंगन को सुखाने के बाद में उसमें एक मुख्य रूप से अवयव पाया जाता है, एक रसायन पाया जाता है जिसको गाइनेटोरोजेनिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? गाइटेरोजेनिक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? गाइटेरोजेनिक बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सूखे फलों के अंदर, सूखे फलों में क्या पाया जाता है? मुख्य अवयव जो होता है वो क्या पाया जाता है? मुख्य अवयव जो होता है वो क्या पाया जाता है? उस अवयव का क्या नाम है? उसका नाम है गाइटेरोजेनिक। गाइटेरोजेनिक, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट चीज पे अपन बात करें, आगे अपन बात करें तो आगे अपन देखते हैं इसमें प्रमुख विटामिन कौन से होते हैं। प्रमुख विटामिन यानी कि पोषक तत्वों के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? पोषक तत्वों के बारे में। और पोषक तत्वों के बारे में अपन देखें तो जो पोषक तत्व होता है उस पोषक तत्व में अपन देखें तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कोर्बिक एसिड। और वो कितना पाया जाता है? 12 mg। और उसके बाद में विटामिन ए पाया जाता है, वो एक विटामिन ए भी पाया जाता है। इसमें ध्यान रखना विटामिन ए पाया जाता है 120 या 124 यूआई प्रति 100 ग्राम। यह आपको पता होना चाहिए। बैंगन के फूल खिलते हैं, ध्यान रखो एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि बैंगन में गर्मियों में फूल खिलने की प्रक्रिया को एंथोसिस कहते हैं। गर्मियों में जो फूल खिलते हैं उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंथेसिस कहते हैं। और गर्मियों में यदि अपन बात करें, याद रखना इसमें 4 प्रकार के पुष्प होते हैं। बैंगन के अंदर 4 प्रकार के पुष्प लगते हैं। एक तो लॉन्ग टाइप के, एक शॉर्ट टाइप के, एक मध्यम टाइप के, हेटेरोस्टाइल, लॉन्ग हेटेरोस्टाइल, शॉर्ट हेटेरोस्टाइल, अलग अलग प्रकार के पुष्प, 4 प्रकार के पुष्प लगते हैं। तो बैंगन के अंदर एक चीज बार बार एग्जाम में पूछी जाती है और वो पूछी जाती है कि बैंगन में क्या होता है? बैंगन में के फूल खिलते हैं, कि बैंगन के फूल खिलते हैं। और जो फूल खिलते हैं वो कब खिलते हैं? ये खिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? इस बैंगन की इसकी प्रक्रिया को बोलते हैं एंथेसिस बोलते हैं। और अपन बात करें यदि आपको पूछा जाए कि बैंगन कब खिलते हैं तो बैंगन में फूल खिलने का जो समय होता है, गर्मियों के बारे में अपन बात करें तो गर्मियों में याद रखना आप, गर्मियों में यदि बैंगन लगा रहे तो उस समय फूल खिलने का जो समय होता है गर्मियों में वो होता है 6 से 7:30 AM। ध्यान रखना कितना होता है? 6 से अपन बात करें 6 से 7:30 AM गर्मियों में। AM का ध्यान रखना है आपको। गर्मियों में 6 से 7:30 AM खिलता है। और सर्दियों में याद रखना, सर्दियों में अपन देखें
तो सर्दियों में फूल खिलने का समय जो होता है, सर्दियों में अपन देखें तो सर्दियों में भी आपको याद रखना है वो कितना है, 11:15 AM, 11:15 AM याद रखना, 11:15 के AM पर ये फूल खिलते हैं। तो याद रखना दो चीज आप बता दें, बैंगन में जो फूल खिलते हैं गर्मियों में 6 से 7:30 AM के आसपास खिंचते हैं, 7:30 में खिंचते हैं, और सर्दियों में 11:15 के ऊपर ये क्या करते हैं, फूल खिलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे अपन बात करें, बैंगन का उपयोग मधुमेह के रोग, डायबिटीज रोगियों में किया जाता है, यह मैंने बता दिया था। अब इसकी ज्यामिति के बारे में देखते हैं। ज्यामिति के बारे में एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रोपण के बारे में एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रोपण और दूरी के बारे में देखें, रोपण दूरी के बारे में देखें, रोपण दूरी के बारे में देखें तो रोपण जो दूरी है उसके बारे में देखें अपन, तो रोपण दूरी जो देखें अपन तो 60 × 60 सेंटीमीटर, ध्यान रखना कितनी है, 60 × 60 सेंटीमीटर, ध्यान रखना रोपण दूरी। और यदि अपन देखें दूसरी, ये किसकी है रोपण दूरी, वह संकर की देखें अपन, संकर की देखें ये नॉर्मल है, और संकर के लिए देखें तो अपन बात करें 90 × 45, 90 × 45 सेंटीमीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए, 90 सेंटीमीटर × 45 × 15 सेंटीमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। बीज दर के बारे में आपको पूछे तो बीज दर का ध्यान रखना है आपको। सीड रेट के बारे में आपको पूछे तो सीड रेट के बारे में आपको पूछे तो सीड रेट का आपको पता होना चाहिए। इसमें सीड रेट, सामान्य सीड रेट के बारे में बात करें, नॉर्मल सीड रेट के बारे में बात करें, सामान्य, और सामान्य बीज दर के बारे में बात करें तो बीज दर के बारे में बात करें, सामान्य बीज दर के बारे में बात करें तो सामान्य जो होती है वो कितनी होती है, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर, कितनी होती है, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर। और संकर के बारे में अपन बात करें, किसके बारे में बात करें, संकर के बारे में बात करें तो संकर किस्में जो होती है उसके बारे में अपन देखें तो 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टर, 400 ग्राम प्रति हेक्टर। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बैंगन के 1 ग्राम बीज में 250 बीज होते हैं, ध्यान रखना 1 ग्राम बीज होता है उसमें 250 बीज होते हैं। नर्सरी क्षेत्रफल के लिए आपको पूछे कि नर्सरी का क्षेत्रफल कितना होता है, नर्सरी का क्षेत्रफल कितना होता है, और नर्सरी के क्षेत्रफल के लिए आपको पूछे तो जो नर्सरी का क्षेत्रफल होता है वो 250 वर्ग मीटर होता है, कितना होता है, 250 वर्ग मीटर, कितना होता है, 250 वर्ग मीटर होता है। बैंगन का प्रमुख कीट कौन सा होता है, तना और फल छेदक होता है, कौन सा होता है, फ्रूट फोरर होता है, और एक कौन सा होता है, तना होता है। और प्रमुख वर्णक कौन सा होता है, इसमें एंथ्रोसाइनिन होता है। प्रमुख खरपतवार के लिए पूछे आपको, बैंगन का प्रमुख खरपतवार पूछे आपको, बैंगन का प्रमुख खरपतवार, प्रमुख खरपतवार, बैंगन का प्रमुख खरपतवार कौन सा है, ओराबैंकी, याद रखना ओरोबैंकी है, कौन सा है, ओरोबैंकी। ओरोबैंकी जो है बैंगन का प्रमुख खरपतवार है। आपने देखा होगा टोटल रूट पैरासाइट, सेमी रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, सेमी स्टेम पैरासाइट, तो ये जो है ओराबैंकी है, कौन सा है, ओराबैंकी है। बैंगन में गहरा नारंगी कलर विटामिन सी की अधिकता के कारण होता है। आपने देखा होगा कि गहरा जो नारंगी कलर होता है बैंगन के अंदर, गहरा नारंगी कलर जो होता है, गहरा नारंगी रंग जो होता है, नारंगी रंग जो होता है वो किसकी अधिकता से होता है, वो विटामिन सी की अधिकता से होता है। किसकी अधिकता से होता है, विटामिन सी की अधिकता से होता है, विटामिन सी की अधिकता से होता है, विटामिन सी की अधिकता से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 14% क्षेत्रफल पर बैंगन की संकर किस्में बोई जाती है, याद रखना। यदि आपको पूछे कि कितने 14% क्षेत्रफल पर, 14% क्षेत्रफल पर बैंगन की संकर किस्में बोई जाती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, संकर किस्में बोई जाती है। बोई जाती है। उसके बाद में अपन बात करें अगला, अपन बैंगन में कड़वापन किसकी वजह से होता है, यह भी बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है।
बैंगन में कड़वापन, और ये जो कड़वापन होता है ये किसकी वजह से होता है? ये ग्लाइकोलोइड्स की वजह से होता है, ग्लाइकोलोइड्स के कारण होता है। ग्लाइकोलोइड्स के कारण होता है। इसके बाद में अपन बात करें पुष्प के प्रकार के बारे में, देखें पुष्प के प्रकार, पुष्प के प्रकार, और इसके जो पुष्प के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में अपन देखें तो उभयलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? उभयलिंगी, उभयलिंगी होते हैं। याद रखना पुष्प के प्रकार कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। उसके बाद में अपन बोने का समय है, बोने का समय के बारे में अपन बात करें तो बोने का समय अपन देखें, इसमें बैंगन में बोने का समय अपन देखें, बोने का समय अपन देखें तो बोने का जो समय होता है, बुआई का जो समय होता है वो रोपाई का समय, मौसम ध्यान रखना फरवरी मार्च, फरवरी मार्च अपन देखते हैं, फरवरी मार्च अपन देखते हैं। और फरवरी मार्च जो होता है वो रोपाई का समय, ट्रांसप्लांटिंग का समय अपन देखेंगे, रोपाई का समय देखेंगे, और उसके बाद में अपन देखेंगे इसमें मौसम, उसके बाद में क्या देखेंगे? मौसम। तो फरवरी मार्च क्या है? बोने का समय, और रोपाई का समय कौन सा होगा? मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल। और कौन सा मौसम कहलाएगा? वो जायद मौसम कहलाएगा, जायद। उसके बाद में अपन बात करें मई जून, और मई जून के बारे में अपन बात करें तो मई जून रोपाई का समय, जून जुलाई, जून जुलाई। और वो जो मौसम कहलाएगा वो खरीफ का। उसके बाद में आगे अपन बात करें जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त रोपाई, रोपाई का समय, ट्रांसप्लांटिंग का समय जो होता है अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर। उसके बाद में अपन देखें रवि सीजन में, किस सीजन में? रवि में। उसके बाद में अपन बात करें जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च पहाड़ी क्षेत्रों में। अब ये सारी चीजों के बारे में अपन बात कर लिए हैं। अब कुछ इसकी वेराइटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? वेराइटीज के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसकी संकर किस्में कौन सी है, इसके प्रमुख रोग कौन से हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ये जो बोने का समय आपको पता होना चाहिए, फरवरी मार्च के अंदर, मार्च अप्रैल में जायद के अंदर लेते हैं, और मई जून के अंदर, जून जुलाई में खरीफ के लिए लेते हैं, जुलाई अगस्त में, अब अगस्त सितंबर में अपने रोपाई के लिए लेते हैं, रवि सीजन। तो बोने का समय जुलाई अगस्त, रोपाई का समय अगस्त सितंबर, और ये मौसम कौन सा कहलाता है? रवि सीजन कहलाता है। अब इसकी वेराइटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किस, एक तो लंबे बैंगन होते हैं, बिल्कुल लंबे गोलाकार बैंगन के, अपन बात करें बेलन के आकार के। एक गोल राउंडेड शेप के बैंगन होते हैं, तो उनकी अलग अलग वेरायटी अलग अलग बताऊंगा। लंबे फल वाली जो बैंगन के होते हैं, लंबे फल वाले जो बैंगन होते हैं, पहले अपन बात करें वेराइटीज के बारे में, किस्मों के बारे में, किस्मों के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले लंबे फल वाले बैंगन, लंबे फल वाले ब्रिंजल, और इसकी कौन कौन सी वेराइटीज है आपको पता है? पूसा, पर्पल, लौंग, बहुत बार पूछा गया है। पहली वेराइटी आती है पूसा, पर्पल, लौंग, पूसा, पर्पल, लौंग। इसकी विशेषता यह है कि अति शीघ्र पकने वाली किस्म है, फल छेदक रोधी और स्लेग वर्ण के द्वारा तैयार की, भारत में सर्वाधिक प्रचलित। भारत में पूसा, पर्पल, लौंग भारत में बैंगन की सर्वाधिक प्रचलित क्या है? वेराइटी है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो फ्रूट बोरर लगता है बैंगन के अंदर, क्या लगता है? फ्रूट बोरर, उसके प्रतिरोधी किस्म है, और अति शीघ्र अगेती किस्म, अति शीघ्र पकने वाली, अति शीघ्र पकने वाली पूसा, पर्पल, लौंग परमाणु उकठा रोग के प्रतिरोधी भी हैं। पूसा, पर्पल, क्लस्टर, पूसा,
पर्पल क्लस्टर। पूसा पर्पल क्लस्टर जो होता है वो वर्ण के द्वारा और ग्रह वाटिका के लिए उपयुक्त, वर्ण के द्वारा तैयार की गई है और ग्रह वाटिका के लिए उपयुक्त, ग्रह वाटिका के लिए उपयुक्त, ग्रह वाटिका के लिए उपयुक्त, याद रखना आपको ये। उसके बाद में पूसा पर्पल क्लस्टर हो गई पंत सम्राट, पंत सम्राट, पंत सम्राट हो गई। उसके बाद में अर्कासिस आजाद क्रांति, आजाद क्रांति, आजाद क्रांति है। उसके बाद में पूसा अनुपम, पूसा अनुपम। उसके बाद में पंजाब सदाबहार, पंजाब सदाबहार। ये सारी वैरायटी कौन सी है? और पूसा क्रांति, आजाद क्रांति, पंत सम्राट, उखड़ा रोग के रोगरोधी किस्म कौन सी है? पूसा पर्पल क्लस्टर। ध्यान रखना, उखड़ा रोग के प्रतिरोधी किस्म, उखड़ा रोग के प्रतिरोधी किस्म। पंत सम्राट हो गया, आजाद क्रांति हो गई, पूसा अनुपम हो गया, पंजाब सदाबहार। उसके बाद में अर्कासिस, अर्कासिस, ये भी वैरायटी है, आपको पता होना चाहिए। अब आगे अपन बात करें गोल फल वाली वैरायटी, गोल फल वाली, गोल फल वाली किस्म। और इसमें आपको देखना है इसमें कौन कौन सी है? पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल लॉन्ग और पूसा पर्पल राउंड और पूसा पर्पल क्लस्टर। पूसा पर्पल क्लस्टर और पूसा पर्पल लॉन्ग ये किसकी है? लंबे बैंगन वाली है। लेकिन पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल राउंड। दूसरी वैरायटी अपन बात करें पूसा हाइब्रिड 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूसा हाइब्रिड 5 ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछी गई है। पूसा हाइब्रिड 5। उसके बाद में पूसा अनमोल, पूसा अनमोल। और उसके बाद में अपन देखें पंत ऋतुराज, पंत ऋतुराज। उसके बाद में सिलेक्शन 1, सिलेक्शन 1। अपन सिलेक्शन 1 के बारे में बात करें तो सिलेक्शन 1 सिलेक्शन 1। उसके बाद में अपन बात करें टाइप 2, टाइप 2। ये सारी वेराइटीज कौन सी हैं? गोल फल वाली वेराइटी हैं। कौन सी है? गोल फल वाली वेराइटीज हैं। अब ये सारी नॉर्मल वेराइटी होगी, लेकिन इसकी कुछ हाइब्रिड वेराइटी के बारे में भी अपन बात करेंगे। कुछ हाइब्रिड वेराइटी कौन कौन सी है ब्रिंजल की, वो भी आपके एग्जाम की, ये आप सब नोट डाउन कर लेना। इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो वेराइटीज में बता रहा हूं उस वेराइटी के बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सारी इंपोर्टेंट वेराइटी के बारे में क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। तो इनके बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आगे अपन बात करेंगे संकर किस्मों के बारे में, देखेंगे किसके बारे में? देखेंगे संकर किस्मों के बारे में। संकर किस्में, और संकर किस्में कौन कौन सी इसमें देखेंगे। और संकर पूसा क्रांति, पूसा क्रांति, पूसा क्रांति जो वैरायटी है लंबे फल वाली किस्म है, लंबे फल वाली।
उसके बाद में दूसरी है पूसा उत्तम, पूसा उत्तम है, पूसा बिंदु, पूसा बिंदु। उसके बाद में अपन बात करें पूसा उपकार, पूसा उपकार हो गई। उसके बाद में अपन बात हिसार जामुनी, हिसार जामुनी। उसके बाद में अपन बात करें पूसा अनुपम, पूसा अनुपम। उसके बाद में अपन पंजाब बरसाती, ये पंजाब बरसाती भी पूछी जाती है वैरायटी। उसके बाद में अर्का नवनीत, अर्का नवनीत। उसके बाद में बैंगन का भरता बनाने के लिए उपयुक्त किस्म, बैंगन का भरता बनाने के लिए बहुत बार की क्वेश्चन पूछा जाता है। बैंगन का भरता बनाने के लिए उपयुक्त किस्म, बैंगन का भरता बनाने के लिए उपयुक्त किस्म BH12, BH12 याद रखना, ब्रिंजल हाइब्रिड 12। उसके बाद में अपन एक चीज याद रखना, एक चीज, ये सारी हाइब्रिड वेराइटियां हैं और इसके बाहर पूसा क्रांति लंबे फल वाली, पूसा उत्तम, पूसा बिंदु, अर्का बिंदु प्याज की है, पूसा बिंदु किसकी है, ब्रिंजल की है, पूसा उपकार, इसार जामुनी, पूसा अनुपम, पंजाब बरसाती, अर्का नवनीत। ये सारी वेराइटी से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही इंपॉर्टेंट वेराइटी, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। यदि बाहर पूछा जाएगा तो वो किसी को भी नहीं आएगी वेराइटी वाला क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना। इसके बाद में एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 70 से 80% फलों का निर्माण लंबे वर्तिगर वाले, जो लंबे लॉन्ग स्टाइल्स वाले जो पुष्प होते हैं, याद रखना। एक नोट करके एक चीज मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कि लंबे वर्तिकाग्र वाले फूल होते हैं, लंबे वर्तिकाग्र, लंबे वर्तिकाग्र वाले फूलों से 70 से 80%, 70 से 80% फलों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फलों का निर्माण होता है। यह आपको पता होना चाहिए। यानी कि लॉन्ग स्टाइलिश वाले जो होते हैं, 4 प्रकार के पुष्प होते हैं इसमें, शॉर्ट, लॉन्ग और आपको मैंने हेटेरो स्टाइलिश में आपको मैंने बताया। तो इसमें जो लंबे वर्तिकाग्र वाले फूलों पर जो बात करें तो उससे लगभग 70 से 80% फलों का निर्माण होता है। 70 से 80% फलों का निर्माण किसके द्वारा होता है? लंबे वर्तिकाग्र वाले फूलों पर बनते हैं। आपको पता होना चाहिए। एक चीज आपको और एग्जाम में पूछी जाएगी कि उत्पादन बढ़ाने के लिए किस रसायनों का छिड़काव करते हैं? बैंगन का उत्पादन बढ़ाने के लिए, बैंगन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, यानी कि उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए अपन बात करें तो किसका छिड़काव करते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट का। किसका करते हैं? KNO3 का। KNO3 का क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। ध्यान रखना, KNO3 2000 ppm, KNO3 का छिड़काव कितने करते हैं? 2000 ppm। और उसके बाद में अपन बात करें बोरॉन और जिंक के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? बोरोन और जिंक के बारे में, तो वो 500 ppm। बोरॉन व जिंक कितने ppm लेते हैं अपन बात करें तो लगभग 500 ppm।
इसके बाद में अपन बैंगन के फोमोसिस ब्लाइट जो रोग होता है, आपको पता है बैंगन में एक रोग होता है जिसको अपन कहते हैं फोमोलिस ब्लाइट्स। तो बैंगन में एक रोग होता है जिसका नाम है फोमोपिस ब्लाइट। वो उकटा रोग विरोधी किस्म पंथ सम्राट होती है। बैंगन की उपज बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है, ध्यान रखना। बैंगन की उपज बढ़ाने के लिए, बैंगन की उपज बढ़ाने के लिए कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो यह आपको पता होना चाहिए कि बैंगन के पोषक तत्वों को बढ़ाने की अपन बात करें, बैंगन में उपज बढ़ाने के लिए कौन से पोषक तत्वों की, कॉपर, याद रखना किसकी आवश्यकता होती है, कॉपर की। प्यारे रसगुल्लों, किसकी आवश्यकता होती है, कॉपर की। एफिड रोधी किस्म कौन सी है बैंगन की, आपको पूछे कि एफिड रोधी, यहां पे बॉक्स के अंदर मैं बता रहा हूं कि एफिड प्रतिरोधी, एफिड रोधी, एफिड प्रतिरोधी किस्म आपको पूछे, वैरायटी आपको पूछे, तो याद रखना वो कौन सी है, अन्ना मलाई है। कौन सी है, अन्ना मलाई। एफिड के प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, अन्ना मलाई। अन्ना मलाई है, कौन सी वैरायटी है, अन्ना मलाई। उसके बाद में सफेद रंग वाली किस्म के बारे में पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बैंगन की सफेद रंग वाली किस्म, सफेद रंग वाली किस्म के बारे में पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सफेद रंग वाली किस्म, सफेद रंग वाली किस्म के बारे में आपको पूछे, वैरायटी के बारे में आपको पूछे, तो उसका ध्यान रखना है आपको कौन सी है, केकेएम फर्स्ट, केकेएम फर्स्ट। उसके बाद में अपन बात करें, बैंगन में पेडी की फसलें ली जाती है, कौन सी किस्म है बैंगन, पेडी की फसल किसमें ली जाती है, पेडी की फसल, रेटून क्रॉप, रेटून क्रॉप किसमें, कौन सी वेजिटेबल में ली जाती है, और याद रखना वो बैंगन में ली जाती है। किसमें ली जाती है, बैंगन में ली जाती है। तो रेटून क्रॉप अपन बात करें, रेटून फसल किसमें ली जाती है, बैंगन में ली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अपन इसके लास्ट में अपन बात करें इसकी उपज के बारे में, किसके बारे में बात करें, उपज के बारे में। उपज के बारे में यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इसकी जो उपज होती है 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर, उपज पूछी जाए तो 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर, कितनी, 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर इसकी क्या होती है, उपज होती है, याद रखना। और 300 से 400 क्विंटल ये तो नॉर्मल हो गई, और 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टर संकर जो होती है, संकर बैंगन होते हैं, संकरित किस्म होती है, संकर बैंगन की क्या होती है, उपज होती है। ये आपको याद लिख लेना, उपज याद लिख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है उपज। उसके बाद में इसमें और क्या चीज पूछी जाती है, प्रमुख कीट कौन से हैं, इसके प्रमुख कीट के बारे में पूछे आपको, प्रमुख कीट के बारे में, किसके बारे में पूछे, प्रमुख कीट के बारे में। और इसके जो प्रमुख कीट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। प्रमुख कीट आपको पता है ना, छोटी पत्ती रोग, यानी कि अपन बात करें लाल माइट्स, लाल माइट्स इसका प्रमुख कीट है। और इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियोन 50 EC 2 ml प्रति लीटर पानी में, नियंत्रण के लिए मेलाथियोन 50 EC 2 ml प्रति लीटर पानी में इसका यूज करते नियंत्रण के लिए। हरा तेला अपन बात करें, ग्रीन एफिड जो होता है, हरा तेला जो होता है जिसको मोएला बोलते हैं, हरा तेला जो होता है वो भी क्या है, इसका प्रमुख कीट है हरा तेला। हरा तेला भी इसका क्या है, प्रमुख कीट है, याद रखना, हरा तेला जिसको मोएला बोलते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल डेमेटोन यूज लेते हैं, क्या लेते हैं, मिथाइल डेमेटोन। डेमेटोन यूज लेते हैं, याद रखना, मिथाइल डेमेटोन यूज लेते हैं। उसके बाद में अपन बात करें इसके प्रमुख रोग के बारे में, किसके बारे में बात करें, प्रमुख रोग के बारे में। तो इसके प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, तो देखिए ये प्रमुख कीट हो गए। अब अपन बात करेंगे प्रमुख रोग के बारे में, इसके प्रमुख रोग कौन से होते हैं।
तो प्रमुख रोग में अपन देखें तो इसमें पहला छोटी पत्ती धब्बा रोग माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है, ध्यान रखना। अपन को बात करें तो अपन छोटी यानी कि स्मॉल पत्ती धब्बा रोग यानी कि लीफ होपर, इसमें पीपीएलओ यानी कि माइकोप्लाज्मा, छोटी पत्ती रोग, छोटी लघु प्रण पत्ती धब्बा रोग, ये किसकी वजह से होता है? पीपीएलओ, और इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा एमएलओ, एक माइकोप्लाज्मा का होता है। वाहक कौन होता है? इसमें वाहक के रूप में काम आता है, और ये इंपॉर्टेंट है। ये पीपीएल पत्ती धब्बा जो होता है ये किसके द्वारा? वाहक कौन होता है? लीफ होपर होता है, जिसको सिस्टिस फाइटिसिस कहते हैं। लीफ होपर को क्या बोलते हैं? सिस्टिस फाइटिसिस होता है, जो होता है सिस्टिस फाइटिसिस जो होता है लीफ होपर होता है, वो वेक्टर का काम करता है। लीफ होपर किसका काम करता है? वेक्टर का काम करता है, याद रखना। इसमें एक इसके बाद में एक डिजीज और होती है, आर्द्र गलन रोग होता है। इसमें कौन सा रोग होता है? आर्द्र गलन रोग। आर्द्र गलन रोग होता है, और आर्द्र गलन रोग किसकी? नर्सरी का प्रमुख रोग है। ये किसका रोग है? नर्सरी का प्रमुख रोग। उसके बाद में अपन बात करें रोग कारक कौन सा होता है इसमें? राइजोकोटालिना सोलेनाई, राइजोकोटोनिया सोलेनाई होता है, ध्यान रखना। उसके बाद में सूत्रकृमि रोग, मिलाइडोगाइनी स्पीसीज के द्वारा सूत्रकृमि रोग, मिलाइडोगाइनी स्पीसीज के द्वारा भंडारण का टेम्परेचर याद रखना 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें भंडारण का टेम्परेचर होता है, 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड। और आर्द्रता कितनी होती है? 90% तक क्या होती है? आर्द्रता। भंडारण टेम्परेचर याद रखना है आपको, भंडारण तापमान, और भंडारण जो तापमान है वो कितना होता है? 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड। नमी कितनी प्रतिशत होती है? 90%। तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट आपको इस सेशन के अंदर ब्रिंजल आपको कंप्लीट करवा दिया, जिसके अंदर बुआई का समय, सोइंग का समय, टेम्परेचर, वेराइटी सारा कंप्लीट पढ़ा दिया है। आगे अपन जो नेक्स्ट क्लास में अपन जो मिर्च है, चिल्ली है, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।